देखिए, हमारे आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी क्या थी उसके साथ इसको मिलाते हैं। देखिए, हम इस वक्त जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 में अभी तक जो है हमने जो है डिस्कस किया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को, उसको पहला कंप्लीट किया था हमने बहुत एक स्टेप लेके आहिस्ता आहिस्ता, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे हमारी बात चल रही है। अभी जो पेंडिंग हमारा काम हुआ थिंकिंग प्रोसेस का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थे, लेकिन इनमें से जो टॉपिक हमने पिक किए हैं अभी तक, उसमें से आज का टॉपिक हमारा इंटरकल्चरल रिलेशनशिप है और थोड़े से प्रॉब्लम जो है इंटरकल्चरल रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, ये इसके बाद हम करते हैं। लेकिन पहले यही करते हैं, इंटरकल्चरल रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं। एचएफ हम हाथ बेटा स्क्रीन को टच ना करो। अच्छा, तो इंटरकल्चरल रिलेशनशिप पे बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ज़रूरी बात सबसे पहले तो ये है कि कल्चर क्या चीज़ है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपने सकाफत का नाम सुना होगा, बाकी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन अंग्रेजी में कल्चर का मतलब शायद आपने अभी ना समझा हो। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कल्चर का मतलब क्या है। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या है। तो देखिए, जहां तक कोई बच्चा पेज नंबर बता देगा मुझे, शाबाश। डायमेंशंस ऑफ कल्चर का टॉपिक है, तो कोई बच्चा किताब खोल के पेज देखे और बताए, शाबाश। जी 90 पेज है। साबिर सरदार बता रहे हैं कि 90 पेज है। जी आज का टॉपिक यही है, हाफिज नुमान अली। अच्छा, अभी शुरू किया। अच्छा बच्चों, डायमेंशंस ऑफ कल्चर। सबसे पहली बात यह है कल्चर क्या है। तो एक बंदा है, उसका नाम है थॉमस हैंडी। थॉमस हैंडी कहता है कि कल्चर का मतलब है द वे वी डू द थिंग्स अराउंड। जिस तरह हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं, हम इसको कल्चर कहते हैं। मेरे नजदीक इसको आसान समझने का तरीका ये है कि किसी इंसान ने देखा होगा कि हम जब किसी गमी के मौके पे जाते हैं तो हम सादा लिबास पहनते हैं, और जब हम किसी के गमी के मौके पे जाते हैं तो हम इंतहाई सादा अल्फाज में बात करते हैं। लेकिन हम जब किसी की बर्थडे पे जाते हैं, किसी खुशी के मौके पे जाते हैं, तो हम बड़े शौक कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम सिंपल या लाइट कलर ड्रेस पहनते हैं जब हम किसी सीरियस इवेंट पे जाते हैं, ठीक है ना। और जब हम किसी सेरेमोनियल इवेंट पे जाते हैं, और पर्टिकुलरली किसी की मैरिज पार्टी पे, किसी के जो है वो बर्थडे पार्टी पे, तो हम बड़े कलरफुल कपड़े पहनते हैं। तो ये पहले यकीनन दुनिया में ये ऐसा हुआ होगा, और फिर लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो जब लोगों ने बात को अडॉप्ट कर लिया और हर बंदे ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, तो ये रिवायत बन गई, ये नॉर्म बन गई। और जब ये नॉर्म बन गई तो इसी को हमने कह दिया ये हमारा कल्चर है। तो कल्चर क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जैसे चीज़ें हो रही हैं हम उसको कल्चर कहते हैं। खुशी के मौके पर शौक कपड़े पहनते हैं सब, गमी के मौके पर सब सादा कपड़े पहनते हैं, तो ये कल्चर है। और कल्चर आप जानते हैं ये तो कानून से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन एक और राइटर है, इसका नाम है हॉफस्टेड। हॉफस्टेड कहता है कि कल्चर इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड्स। ये इंसानों के दिमागों की कलेक्टिव प्रोग्रामिंग है। जैसे IBM के सारे कंप्यूटर विंडोज से चलते हैं तो उनकी प्रोग्रामिंग है।
इसी तरह वो कहता है कि ग्रोहों के दिमागों की प्रोग्रामिंग है विच डिस्टिंग्विश मेंबर ऑफ वन ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर, जो एक ग्रुप के लोगों को दूसरों से मुख्तलिफ करता है। तो हम ये कहते हैं कि एक ग्रोह की प्रोग्रामिंग और तरह हुई है, दूसरी और तरह हुई है। मिसाल के तौर पे मैं गया KPK में और मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ पे कढ़ाई खाऊं, तो मैंने कहा चलो गोश्त की कढ़ाई बनवाते हैं और वो खाते हैं। तो उधर से मैं कढ़ाई खाने गया तो मैंने देखा कि वो कढ़ाई गोश्त की किस तरह बनाते हैं। वो सबसे ज्यादा उसके अंदर टमाटर में रोस्ट करते हैं गोश्त को, उसका टेस्ट ही लेना है। अच्छा, जब मैं यही कढ़ाई लाहौर खाने गया तो वो इसको प्याज में पकाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रोग्रामिंग उस तरह हुई हुई है, हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई हुई है। तो हर इंसान, हर ग्रुप ऑफ पीपल की प्रोग्रामिंग दूसरे से मुख्तलिफ है और यही बात एक दूसरे से हमें डिफ्रेंशिएट करती है। इसी तरह अगर आप नोट करें तो आपको और भी डिफरेंसेस नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे आपको ये वाज़ह नजर आएगा कि जो आपके पाकिस्तान के लोग हैं वो मीट खाते हैं, गोट का, बकरी का, ठीक है, बीफ खाते हैं, वो चिकन खाते हैं। लेकिन अगर आप चाइना चले जाएं तो वहां लोग मुख्तलिफ किस्म का मीट खाते हैं। अब इनकी प्रोग्रामिंग हुई है कि ये चीजें ठीक है और उनकी प्रोग्रामिंग है कि ये चीजें ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मैं ये कह रहा था, नहीं आवाज मैंने खुद बंद की थी, अजान हो रही थी तो चुप कर गया था। अच्छा, अब हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते। पहली बात तो ये बात समझ आती है कि जिस तरह हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही है ना, वो हमारा कल्चर है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये इंसानों के दिमागों की जो है क्या है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, इज्तमाई। ये इंसानों के दिमागों की इज्तमाई प्रोग्रामिंग है जो एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह से मुख्तलिफ कर देती है, डिस्टिंग्विश कर देती है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ कर देती है। तो ये हमारा क्या है, कल्चर। ये क्या हमारा कल्चर है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात आपको समझ भी आई है कि नहीं आई। अगर समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए कि और जो कल्चर है, जिस तरह हमारे इर्द गिर्द चीजें होती हैं हम उन्हें अडॉप्ट कर लें, वो कल्चर है। खुशी के मौके पे लाल कपड़े पहनने, गमी के मौके पे काले कपड़े पहनने। और जनाब ये इंसानों के दिमागों की कलेक्टिव प्रोग्रामिंग है जिसमें बलोच लोगों को और तरह प्रोग्राम किया गया है, इंडिया के लोगों को और तरह प्रोग्राम किया गया है, और जनाब जो है चाइना के लोगों को और तरह किया गया है, और पाकिस्तान के इज्तिमाई लोगों को मुख्तलिफ तरह प्रोग्राम किया गया है। तो ये चीज़ होती है कि ये हमारा कल्चर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कल्चर का तो क्या हम उसको पहचान लेंगे? तो ये ज़रा देखते हैं आप बच्चों से। सवाल मैं आपके सामने रख दूं और आपसे पूछूं कल्चर कैन बी डिफाइन एज, तो इसमें कौन सी वाली डेफिनेशन है? जी बच्चों, तो बच्चे कह रहे हैं कि डी ऑप्शन लेंगे, मोहम्मद अली हमजा, शरीफ, साबिर हमजा और अली हमजा और आरिफ, ठीक है जी, मोहम्मद उमर, तैमूर, ये तमाम बच्चे कह रहे हैं कि हाफजा, मुस्कान, ठीक है, और ये तमाम बच्चे कह रहे हैं कि सर
डी ऑप्शन ले लें। अच्छा, अगर मैं डी ऑप्शन लेता हूं तो फिर तो एक डेफिनेशन और आगे बीच में, ये तो आपने पढ़ी है, द वे विल डू द थिंग्स अराउंड हियर, और ये आपको पता है कि हैंडी की डेफिनेशन मैंने लिखी थी। और दूसरी डेफिनेशन, द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड विच डिस्टिंग्विश द मेंबर ऑफ वन ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम एन अदर, ये आपको याद है, ये थी हॉफस्टेड की, ये भी आपने पढ़ी है। तो ये डेफिनेशन एक और आ गई, द आइडियाज यानी कि ख्यालात, कस्टम्स यानी रिवाजात, सोशल बिहेवियर यानी मुआशरे का इज्तमाई रवैया ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल आर सोसाइटी इज कॉल्ड कल्चर। इसका मतलब है ये कल्चर की एक और डेफिनेशन आपके सामने आ गई। तो 3 डेफिनेशन रखी हैं, कल्चर वे टू डू द थिंग्स है, कल्चर कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है, कल्चर एक मुआशरे के आइडियाज, कस्टम्स और सोशल बिहेवियर का नाम भी है। तो इस तरह हमें 3 बातों की समझ आ गई। तो ये बच्चों ठीक है, आपकी बात में मान लेता हूँ डी ऑप्शन करेक्ट है। अब सवाल ये है कि वी कैन से दैट इट इज अ शेयर्ड सिस्टम। शेयर्ड सिस्टम का मतलब है कि अगर एक मुआशरे के लोगों में ये चीजें सेम होंगी, एक मुआशरे के लोगों में ये चीजें सेम होंगी, कौन कौन सी? शेयर्ड सिस्टम का मतलब क्या है? ये सबकी सेम होंगी। मिसाल के तौर पे सब लोगों के सोचने का अंदाज सेम होगा एक मुआशरे के, काफी हद तक, यानी एक चीज के मुतालिक हम एक तरह सोचते होंगे। एक मुआशरे के लोग, जैसे अल्लाह के मुतालिक कॉन्सेप्ट है, तो जितने मुसलमान मुआशरे हैं वो अल्लाह के मुतालिक एक ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो सोचने का अंदाज एक होगा, रवैये एक जैसे होंगे एक मुआशरे के लोगों के। इसी तरह उनके सिंबल्स भी एक जैसे होंगे, एक मुआशरे के लोगों के सिंबल्स भी एक जैसे होंगे। अब इसके अंदर एटीट्यूड तो आप पहले जानते हैं, मैंने जो है आपको पढ़ाया था एटीट्यूड इसी चैप्टर में, है ना। और एटीट्यूड का मतलब भी बताया था कि बिहेवियर, टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, रवैया या सोच या किसी चीज़ के मुतालिक राय, तो ये हमने कहा था एटीट्यूड। तो एक मुआशरे के लोगों का एटीट्यूड एक जैसा होगा, इसका मतलब एक मुआशरे के लोगों की एक चीज़ के मुतालिक राय, सोचने का अंदाज और रवैया एक जैसा होगा। लेकिन सिंबल से क्या मुराद है? सिंबल के लिए क्या बंदा जो है वो मिसाल दे, ठीक है ना। तो सिंबल के लिए क्या मिसाल दे? तो बात सिंबल होते हैं ना जी, मैं आप बताता हूँ ना। देखिए मुसलमानों में, जी जी शाबाश, आपका किसी का जवाब आया है, मुश्तरका निशानी, हाँ जी मुश्तरका निशानी। अच्छा देखिए, जो हमारे क्रिश्चियन सोसाइटी है या क्रिश्चियन भाई हैं, उनके यहाँ साइन ऑफ होप जो है वो क्रॉस साइन है। साइन ऑफ होप जो है वो क्रॉस साइन है। और हमारे मुस्लिम मुआशरों में साइन ऑफ होप जो है वो है राइजिंग मून, तो हम मून को साइन ऑफ होप कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये फर्क है, ये फर्क समझ आया बच्चों आपको, ये सिंबल का फर्क है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर और भी फर्क है कि जो हमारे मुस्लिम मुआशरे हैं वहां पे सितारा 5 किनारों का होता है, और जो हमारे जूइश और पर्टिकुलरली अमेरिकन सोसाइटी है वहां सितारा 6 किनारों का होता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। क्या ख्याल है बच्चों, ये भी फर्क आपको समझ आया कि नहीं आया? तो उनके और हमारे सिंबल्स में फर्क है। उनके यहाँ क्रॉस साइन जो है वो साइन ऑफ होप है, और हमारे यहाँ मून जो है राइजिंग मून साइन ऑफ होप है। उनके यहाँ चमकता हुआ सितारा 6 कोण भी होता है, और हमारे यहाँ चमकता हुआ सितारा हमारे 5 कायद के मुताबिक, बुनियादी कायद के मुताबिक 5 किनारों का होता है। तो ये फर्क है। अच्छा, इसी तरह वैल्यूज का फर्क है, वैल्यूज में भी फर्क है। आप कहेंगे सर वैल्यूज में क्या फर्क है? नहीं यार, वैल्यूज में बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पे आप मुझे ये बताइए कि क्या अमेरिकन वैल्यूज और हमारी वैल्यूज सेम है? जी बच्चों, क्या ये सेम है बच्चों? नहीं, एक जैसी नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे पेरेंट्स के मुतालिक जो उनकी खिदमत या उनके लिए जो सर्विंग का
हुक्म है अल्लाह की तरफ से, उसमें बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पे अमेरिकन कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो स्टेट की जिम्मेदारी, तो रियासत ने इनसे टैक्स लिया है और इनको संभाले बुढ़ापे में। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो पाकिस्तानी मुआशरा है उसकी अखलाकी कदरें ये हैं कि जब हमने पेरेंट्स ने हमें जवानी तक पहुँचाया और हमारे लिए खिदमत सर अंजाम दी, तो हमारा ये काम बनता है कि हम उनके आगे उफ भी ना बोलें और बुढ़ापे में उनकी ख़ास कदर करें और उनकी खिदमत करें। और ये हक सिर्फ हमारा है, किसी और को हम नहीं दे सकते, रियासत को नहीं दे सकते। रियासत पेंशन देना चाहती है अगर सरकारी मुलाजिम है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। इसी तरह अमेरिकन कल्चर में ज़रा डिफरेंट है, वो कहते हैं ये रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, तो ये एक नुमाया फ़र्क है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि मुआशरों में एटीट्यूड या सोचने के अंदाज में फ़र्क है कि रवैये सोचना मुख्तलिफ है। एक मुआशरा और तरह सोचता है, दूसरा और तरह सोचता है। सिंबल में फ़र्क है, कहीं क्रॉस साइन होप का साइन है, कहीं जो है मून साइन होप का साइन है, और कहीं पे जो है वो सितारा 6 कोनवी होता है और कहीं 5 कोनवी होता है, और यानी कोनवी से मुराद किंग्ड होता है अंग्रेजी में, तो कहीं 5 किंग्ड स्टार है, कहीं 6 किंग्ड स्टार है। अच्छा, लेकिन आप लोग नाराज़ होंगे, आप कहेंगे सर ने हमारा साइन नहीं लगाया, तो मैं आपके से नाराज़ नहीं आपको करूँगा, आपका साइन भी मैं लगा देता हूँ कि कहीं आप कल को कहें कि देखें यार सर जो है ना वो मजहबी तौर पे हमारे साथ जो है ना ख़ास रवैया रखते हैं, तो ये आपका साइन भी मैंने बीच में डाल दिया है कि कहीं आप कहें कि देखें जी क्रिश्चियन का साइन है, मुस्लिम का है, हमारा साइन नहीं डाला, तो कोई बच्चा नाराज़ ना हो, तो लो भाई आपका साइन भी हमने डाल दिया। अब तो आप खुश हैं ना? अच्छा, तो आपका तरशोल भी हमने रख दिया बीच में। तो ये बच्चों हो गया जी जो मुख्तलिफ बातें हम कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मुआशरों के बिलीफ में भी फ़र्क होता है, डिफरेंट बिलीफ होते हैं मुआशरों के। एवरीवन नॉट बिलीव इन द सेम। मिसाल के तौर पे हमारा जो मुस्लिम मुआशरा है वो ये कहता है कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उन पे इख्तियार और कंट्रोल जो है वो अल्लाह की ज़ात है, यानी अल्लाह आल माइटी है, अल्लाह को हर चीज़ पे इख्तियार है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका अकीदा या मज़हब हिंदू है, ये कहते हैं कि जनाब पानी का खुदा अलग है, रोशनी का खुदा अलग है जी, तूफ़ान का अलग खुदा है। तो उनके यहाँ काली देवी है, गोरी देवी है, फिर बहादुरी का साइन हनुमान है, वो अलहदा है, और ईश्वर है, फिर वो एक उनका बाबा है, बाबा मौर्य है। तो इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट रखे हुए। वो कहते हैं खुदा की जो खुदाई है उसकी ताकत इन लोगों में बटी हुई है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये मुख्तलिफ बिलीफ होते हैं, बिलीफ एक जैसे नहीं होते, तो हर एक के अकायद दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो अब जो है आप यकीनन समझ गए होंगे कि पहली बात यह है कि सोचने के अंदाज में फ़र्क है, दूसरी बात यह है कि सिंबल्स में फ़र्क है, खुशी का साइन और है उनका, हमारा सितारों का फ़र्क है, फिर इसी तरह वैल्यूज़ का फ़र्क है। अमेरिकन कहते हैं कि रियासत वालिदैन की केयर करे, और हम लोग कहते हैं कि रियासत जो पैसे देना चाहती है दे दे, लेकिन ये खिदमत हमने करनी, क्योंकि ये तो मौका है जन्नत कमाने का, तो हम अपनी जन्नत बर्बाद नहीं कर सकते, तो तुम्हारी मेहरबानी है, तुमने पेंशन देनी दे दो, लेकिन टांगे तो बाने हमें दो। तो ये है हमारा जो अकीदा है। और इसी तरह फिर आगे आप देखते हैं कि बिलीफ में भी फ़र्क है। अब ये बच्चों कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिहेवियर है, ये यहाँ तक नहीं रहती, ये जितनी हमें पता होती हैं, ये बिहेवियर एक्सपेक्टेशन यहाँ तक नहीं रहती, ये जितनी हमें पता होती हैं उतनी ही आगे हम अपनी आने वाली नस्लों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी ये जो आज हमारे कायद हैं, ये हमारे परदादा ने हमारे दादा को सिखाए होंगे, फिर हमारे दादा ने हमारे अब्बू को सिखाए होंगे, और हमारे अब्बू ने फिर हमें सिखाए होंगे, और हम आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये जो है ये नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। तो ये बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि क्या हमें ये पता लग गया कि कल्चर आर वेज टू डू द थिंग्स हैं,
कल्चर कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है, कल्चर माशरों के आइडियाज़, कस्टम और सोशल बिहेवियर का नाम है, और कल्चर एक माशरे का दूसरे से मुख्तलिफ है, सोचने के अंदाज में फ़र्क है, सिंबल्स में फ़र्क है, वैल्यूज़ में फ़र्क है, बिलीफ में फ़र्क है। और ये जो चीज़ें हैं एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर, ये सिर्फ हमारे तक नहीं रहती, ये हम आगे आने वाली नस्लों को भी पहुंचाते रहते हैं। तो अगर तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है तो आप एक जी लिख के एंटर कर दीजिए ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो नजमुल समा कह रहे हैं ठीक है, शरीफ इमरान आदमी है, वो शरीफ आदमी है, वो कह रहा है, और अलमदार हुसैन माशाल्लाह, और साबिर सरदार हैं, और मोहम्मद उमर है, और हमजा है। तो बेटा 1 मिनट का रुकना, बाहर कोई बार बार। अच्छा बच्चों, तो ये तो हमें समझ आ गया माशाल्लाह। अब बात ये है कि हम ये कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये हम कहते हैं कि जनाब पहला मसला ये है कि पीपल ऑफ सेम कल्चर हैव सिमिलर पैटर्न्स। एक कल्चर के लोगों का पैटर्न एक जैसा है। ये वही बातें मैं जरा इनको किताब से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो कहता है मेंबर बिलोंगिंग्स टू सेम कल्चर हैव सिमिलर परसेप्शन टूवर्ड्स हाउ पीपल शुड थिंक, बिहेव एंड कनेक्ट। एक मुआशरे के लोगों में लोगों से मिलनसारी का, लोगों के साथ रवैया और सोचने का अंदाज एक जैसा होता है। ये बात हम अभी पढ़ गए हैं। दूसरी बात ये कहता है कि असल मसला ये है कि सेंडिंग अ मैसेज टू अ पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर। असल मसला ये है कि जब हमने एक पैगाम भेजना होता है किसी ऐसे मुआशरे में जहां पे दूसरा मुआशरे का जो फर्द है यकीनन वो चूंकि मुख्तलिफ कल्चर से है, तो हम ये कहते हैं कि उसके फिर इसका मतलब है सोचने का अंदाज, बिहेवियर और कनेक्शन का तरीका मुख्तलिफ होगा। तो कहते हैं व्हेन यू send message to other person, you send it after having encoded it as per your assumption of your own culture. On the other hand, receiver's end, the message is decoded with the assumption of the other culture. कि मसला ये पड़ता है कि लिखने वाले ने पैगाम लिखा अपनी कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक, और दूसरे ने पैगाम खोला और पढ़ा और उसने उसको पढ़ा अपनी कल्चर और वैल्यूज के मुताबिक। तो ये मेन प्रॉब्लम, ये मसला है कि हम सोचते हैं अपने अंदाज से और वो सोच रहा है बिल्कुल अपने अंदाज से, तो लिहाजा पैगाम जो है वो समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि एक दफ़ा एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है उसे अरबी नहीं आती थी, तो उन्होंने आइडिया लिख के भेजा एक अरब डिस्ट्रीब्यूटर को कि तुम ऐड इस तरह का बना लो। तो उन्होंने लिख के भेजा कि एक बंदा है वो बहुत प्यास से मरा पड़ा है और उसने कोक पी ली, कोक पी ली तो वो बंदा तगड़ा हो गया। ये रहा, क्या ख्याल है बच्चों? यानी पहली बात ये, बंदा मरा पड़ा है, उसने एक कोक पी ली और कोक पीने के बाद बंदा तगड़ा हो गया। लेकिन मसला ये है कि ये इंडिया लिखते हैं ABC, अरब पढ़ते हैं अलिफ बे पे। उसने यूं पढ़ा कि एक बंदा बड़ा तगड़ा था, उसने कोक पी ली और कोक पीने के बाद वो एकदम से मर गया। अब ये है कि हर इंसान अपने कल्चर के मुताबिक बात करता है, तो उसने पैगाम, चूंकि उसे अरबी नहीं आती थी, उसने तस्वीरी तौर पे बना के भेजा कि कुछ इस तरह का इश्तहार बनाना है, और उन्होंने जब पढ़ा तो वो इश्तहार बिल्कुल उल्टा हो गया। अब ये जो चीज़ है ये क्या है कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर से इंतहाई मुख्तलिफ होता है। तो अब ये दो बातें दोबारा पढ़ें। पहली बात आप ये पढ़ें कि जब तो हम सेम कल्चर में बात कर रहे होते हैं वहां तो जाहिरी बात है सोचने का अंदाज, बिहेवियर और कनेक्ट होने का अंदाज एक है। लेकिन हम दूसरे कल्चर में जब बात करते हैं तो हमारी वैल्यूज और उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो वहां पे बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा मंडे को वीक शुरू होता है और यूएई में वीक
सैटरडे को शुरू होता है, तो ये भी बहुत फर्क है। तो ये बच्चों हमने पहली बात जो है मुकम्मल की। अब एक चीज़ इसमें और है, किताब में ये सारी बातें ऐसे ही लिखी हैं, उन्होंने हेडिंग नहीं दी है, मैंने हेडिंग लगा दी इसको। आखिरी बात उन्होंने कही है कि डिफरेंस ऑफ कल्चर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, के डिफरेंट कल्चर जब होते हैं तो हम पैगाम को, ये भी बात है कि पैगाम को गेट मिस इंटरप्रेटेड, तो फिर पैगाम जो हैं वो मिस इंटरप्रेटेड हो जाते हैं और एक ग्रेटर रिस्क पैदा हो जाता है कि शायद पैगाम समझ ही ना आए, जैसे कि अभी आपको मैंने एक मिसाल दी। तो पहली बात जो उसने लिखी है, किताब में उसने लिखी है कि सेम कल्चर के लोगों का बात करना आसान है, क्योंकि वो तो एक तरह सोचते हैं, लेकिन मुख्तलिफ कल्चर के लोगों को बात करते हुए कोड करने वाला अपने कल्चर में करता है, डिकोड करने वाला अपने कल्चर में करता है, वैल्यूज में करता है। इस तरह से डिफरेंस ऑफ कल्चर की वजह से रिस्क पैदा हो जाता है कि शायद पैगाम समझ में आए ही ना, शायद पैगाम पूरे का पूरा इंसान के जहन में उतर ही ना सके। तो बच्चों यहाँ तक हमें कल्चर की डेफिनेशन और प्रॉब्लम और उसका नेचर कुछ समझ आया कि नहीं आया, क्या ख्याल है? अगर आ गया तो जी लिख के एंटर कर दे। मलिक मुबशर कह रहे हैं कि आसान सी बात है, इसमें मुश्किल कुछ है ही नहीं। और शरीफ इमरान कह रहे हैं कि सर कोई मसला नहीं है, मुझे क्लियर हो गया है। तैमूर भी कह रहे हैं और अलमदार भी कह रहे हैं, उमर हयात भी कह रहे हैं और अली हमजा भी कह रहे हैं कि ये क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो मोहम्मद उमर कह रहे हैं सर सो सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों, तो ये बात तो हमें यहाँ तक समझ आ गई है, कल्चर क्या है और कल्चर में मुश्किलात क्या है। अब जो दूसरा मसला है रोल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं अब आगे ये शुरू करने लगा हूं कि दो मुख्तलिफ कल्चर के लोग अगर कम्युनिकेट करते हैं तो इंटर कल्चरल रिलेशनशिप जो पैदा होता है उसमें क्या प्रॉब्लम है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के, जब दो मुख्तलिफ कल्चर के लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इख्तिलाफ पैदा होता है, उसकी क्या। सबसे पहला जो सवाल है या सबसे पहला हेडिंग ये है कि डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इन डिफरेंट कल्चर। नॉन वर्बल साइंस हैं उनके मुख्तलिफ मतलब लिए जाते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स में। फॉर एग्जाम्पल, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल whose cultural background is differ from each other. They lead to interpret verbal and non-verbal sign indifferently. ये वर्बल और नॉन वर्बल साइंस को मुख्तलिफ लेते हैं। इसकी मिसाल नहीं मिल रही थी मुझे, या मिल रही थी लेकिन मैंने कहा ऐसी मिसाल लगाऊं, चूंकि मैं आपके सामने नहीं हूं तो आपको तस्वीर से नजर आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिए, अमेरिका में थम्स अप का मतलब, यूरोप में थम्स अप का मतलब जो है वो कूल है और इसका मतलब है वेरी गुड है। और यही जो है थम्स अप जो है इसका कल्चर जो है वो बाज़ कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में इसका मतलब है, क्या नाम कहते हैं जी, ठिंगा। कहते हैं जी मैं उससे पैसे लेने गया, उसने तो मुझे ठिंगा दिखा दिया, ठीक है, और मैं उससे चीज खरीदने गया, उसके पास माल नहीं था, अगले ने मुझे ठिंगा दिखा दिया, तो इसको कहते हैं ठिंगा। लेकिन जो यूरोप है और जो अमेरिका है इसमें इसका मतलब है कूल, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। तो ये मतलब है यूरोप में और अमेरिका में। जबकि पाकिस्तान में, एशिया में मोस्टली बात जगह पे इसका मतलब जो है वो क्या है, शाबाश, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, रेजिंग योर हैंड अप मीन्स स्टॉप। अमेरिका और बरतानिया में अगर आप हाथ ऊपर उठा के किसी को ये साइन देते हैं तो इसका मतलब है रुक जाओ, प्लीज आगे ना आना, रुक जाओ। लेकिन एशिया में अगर ये जेस्चर दिया जाए तो इसका मतलब होता है परमिशन टू स्पीक, कि इजाजत तलब की जा रही है कि क्या मैं बोल सकता हूं। तो ये मसला है कि जी जब आप एक मुआशरे का बंदा दूसरे मुआशरे के बंदे से बात करता है
तो वर्बल और नॉन वर्बल साइंस आपस में मैच नहीं करते। वर्बल साइन इंटरप्रेट सेम नहीं होते और नॉन वर्बल साइंस जो है वो आपस में मैच नहीं करते। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम चाइना जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे और जब हमें बोलना नहीं आएगा तो हम इशारे से रोटी मांग लेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मेरे एक दोस्त चाइना गए थे, काफ़ी पुरानी बात है, दोस्ती पड़ोसी थे, तो वहाँ जाके उन्होंने पैसे दे के उसको कोई इशारे से समझाया कि मुझे जो है ना वो बकरे का गोश्त चाहिए। उसने इतना बड़ा सांप पकड़ाया, उसने कहा अल्लाह फड़ खा ला। तो यू कैन सी डैट कि नहीं समझा सकते, ये बड़ा मुश्किल है, साइन भी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि यहाँ साइन का बड़ा इख्तलाफ है। अब दूसरा जो मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो कल्चर क्लियर इम्पैक्ट करता है ह्यूमन एक्टिविटीज पे। यहाँ ऑफिस का इन्वायरमेंट ही एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कहता है कल्चर हैज अ क्लियर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इंडिविजुअल। इंसान की जो सरगर्मियां हैं, इंसान की जो एक्टिविटीज है, उसका कल्चर का उसमें बड़ा सख्त असर है। मसलन कौम कौन सी है, किस खित्ते में आप रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आपके क्या हैं, ये सारी बातें बड़ी मैटर करती हैं। इसकी छोटी सी मिसाल आपको देते हैं कि यूएसए में ऑफिस इस तरह का होता है, नेपाल में ऑफिस इस तरह का होता है, जापान में ऑफिस इस तरह का होता है। तो हर जगह ऑफिस की इन्वायरमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है और ये कल्चर मैटर करता है। चूंकि एशिया के लोग कलेक्टिविज्म के कायल हैं, इसलिए वो एक ही जगह ऑफिस में छोटे छोटे अपने अपने डेस्क लेके बैठ जाते हैं। अमेरिकन ज्यादा हर वक्त कोशिश करते रहते हैं टीम्स बनाने की और जो है वो क्या कहते हैं वर्क फोर्स बनाने की या वर्क ग्रुप बनाने की। तो वो हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं कि एक इस तरह का ऑफिस हो, एक गोल टेबल पड़ा हो, लोग चारों तरफ बैठे बातें कर रहे हो, मशवरे दे रहे हो। और जापानीज जो है वो हमेशा साइलेंस, खामोशी और डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो इसलिए वो जरा मुख्तलिफ कल्चर पाए जाते हैं। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, फिर आप पेज नंबर, यार वही पेज नंबर है, बस उसी की बातें उनको छोटा छोटा करके ब्रेक करके मैंने किया है। अब 91 पेज पे आ गए भाई। अब हम तो 2 मिनट बाद फिर पेज पूछोगे। आप देखो 90 पेज से आगे चलेंगे तो अब आगे 91 आएगा, फिर 92 आएगा, फिर 93 आएगा, ऐसे ही होएगा ना बच्चे। भाई अब ये तो ना करो आप क्या आप हर पेज जैसे चेंज हो, आपको नहीं कि मेरे तो टॉपिक को आज गया, मैंने पेज लिख के दो। अच्छा, तो अब बच्चों में बात कर रहा था कि कल्चर क्लियर इम्पैक्ट करता है। अब जहां तक सवाल है, डिफरेंस इन वैल्यू एंड नॉर्म्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होगा। अब सवाल ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से पैदा होगा। जैसे आप देखिए कि डिफरेंस इन वैल्यूज एंड नॉर्म बिहेवियर ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स गिव राइज टू कल्चरल डिफरेंसेस। Two persons belonging to different culture bring the process of communication. During the process of communication would act differently and might not understand each other's point. This situation create misunderstanding and can lead to conflict. कि जब दो मुख्तलिफ कल्चर के लोग बात करेंगे तो ये ऐन मुमकिन है कि वो एक दूसरे को अपनी बात ना समझा सकें, और जब बात समझ ना आए तो पहले जो है उनमें एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए और फिर उसी वजह से उनमें इख्तलाफ राय भी पैदा हो जाए। तो ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है। ठीक हो गया बच्चों। अब जहां तक सवाल है, मैं बात कर रहा था आपसे कि डिफरेंस इन वैल्यूज भी हो सकता है ना। तो यहां तक पहले तो आप सब बच्चों से पूछ लिया जाए कि ये 3 हेडिंग जो मैंने पढ़ाए हैं आपको समझ आए। एक दफा मैं रिव्यू करता हूं, फिर पूछता हूं। पहले रिव्यू करते हैं यहां से कि देखिए बात यह है कि नॉन वर्बल साइन मुख्तलिफ होते हैं। एक मुल्क में एक नॉन वर्बल साइन है थम्स अप, उसका मतलब कूल है, वेरी गुड है, कीप इट अप है। दूसरे में इसका मतलब है ठींगा। एक जगह हाथ उठा के इस तरह करने का मतलब है स्टॉप, और दूसरी जगह इजाजत मांग रहे हैं आप बोलने के लिए। फिर यह है कि मुख्तलिफ कल्चर में होने की वजह से हमारी एक्टिविटीज और हमारे रवैये बदल जाते हैं, हमारा माहौल बदल जाता है। जैसे यूएसए में और तरह का ऑफिस है, नेपाल में और तरह का है, जापान में और तरह का है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस इन द वैल्यूज एंड नॉर्म्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। जब दो मुख्तलिफ कल्चर के लोग बात करते हैं और बात एक दूसरे को समझा नहीं पाते तो पहले उनमें हम आहंगी नहीं रहती।
पहले उनके अंदर एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, और फिर लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन यकीनन वही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन जाती है। तो बच्चों से पूछते हैं कि क्या आया यहां तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, ठीक है ना जी। तो वैल्यूज का फर्क तो बेटा मैंने शुरू में समझाया था कि मैंने ये बात की थी कि किसी जगह जो है कहा जाता है अमेरिकन वैल्यूज का और अपनी वैल्यूज का फर्क बताया था, और मैंने कहा था कि पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं वालिदैन की खिदमत खुद करनी चाहिए, और अमेरिकन कहते हैं वालिदैन की खिदमत हुकूमत को करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज का फर्क है ना बेटा, यही तो बात हुई थी वैल्यूज की, इसलिए तो वैल्यूज शुरू में मैंने क्लियर की है कि ये लफ्ज आपको तंग ना करे। ये देखो यहाँ पे कहीं मैंने वैल्यूज बकायदा लिखी थी, ये देखो ये लिखी थी अमेरिकन वैल्यूज पाकिस्तानी वैल्यूज, ताकि आपको वैल्यूज समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो पाकिस्तानी कहते हैं वालिदैन की खिदमत करो चूंकि ये जन्नत का रास्ता है, और अमेरिकन कहते हैं टैक्स इन्होंने लिया तो ये खिदमत करे, तो स्टेट खिदमत करे। तो ये बात हुई थी आपसे, ठीक हो गई बात जी। तो ये बात हो गई थी, ठीक है मोहम्मद उमर। अच्छा तो आप ना उमर बातें बहुत जल्दी भूल जाते हो यार, अभी तो बात खत्म भी नहीं होती है ना। और तुम्हारी इन बातों से ना मुझे बड़ी बातें याद आती हैं, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ कभी। अच्छा तो एक इसी तरह का बंदा था, तो उसकी तो फौरन ना बात भुला कर, थोड़ा सा तो टाइम लगाना यार बात। अच्छा अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन। तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एक टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो अक्कर होता है कब? शाबाश जी शाबाश, बच्चे मुझे बताएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सर ये होता है जब डिफरेंस इन कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीफ्स में क्लैश होता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तब भी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर सिमिलर वैल्यूज होती फिर तो हमारा सेम कल्चर होता, बिलीफ भी सेम होते, और फिर हम क्लोज फ्रेंड भी हो सकते थे, ठीक है ना। तो ये मेन मसला है। ए दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, या दूसरी बात पहले कर लेते हैं फिर सवाल करता हूं इसके बाद। अंडरस्टैंडिंग अदर्स कल्चर्स इज द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। कहते हैं कि यार अगर कल्चर में इतना फर्क है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस मुल्क की कंपनी के साथ कारोबार करना है उनका थोड़ा सा कल्चर लर्न कर लो, ताकि कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। इसमें क्या हर्ज है जी, कल्चर सीखना अगरचे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो कहते हैं वही यार, रेस्ड इन अ पर्टिकुलर कल्चर, हम एक कल्चर में जो है वो जमे हैं, एक कल्चर में हम पैदा हुए हैं, उसी में हम पले हैं, और हमने उसी की लैंग्वेज, उसी के रूल्स, उसी की नॉर्म सीखी है। Hence we communicate differently from individuals belonging to other culture, और हम मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं दूसरे कल्चर्स की निस्बत। तो लिहाजा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कल्चर इज द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अगर हम दूसरे कल्चर की लर्निंग कर लें तो हमारी कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी। तो ये कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दूसरे का कल्चर सीखने में या उसे पढ़ने में क्या हर्ज है, तो इंसान ये पढ़ सकता है। तो अगर ये बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर दो मुख्तलिफ कल्चर के लोगों ने कारोबार करना है तो भैया दो एक दूसरे के कल्चर को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, इसमें हर्ज क्या है। तो इस हवाले से एक सवाल है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव बाय, कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है अगर हम क्या करें, शाबाश। तो शरीफ इमरान, अली हमजा, मलिक मुबशिर, हाफजा मुस्कान, अली हमजा, मोहम्मद उमर, ये तमाम बच्चे कह रहे हैं कि सर बेहतर ये है कि डी ऑप्शन ले लें। उसकी वजह यह है कि डी ऑप्शन में आपको एक आसानी रहेगी। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला की भी राय है कि डेट विल डील्स विद अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बिजनेस कस्टम्स, डिफरेंट बिजनेस कस्टम्स को सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस ऑफ बिलीफ सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग गैप बिटवीन कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज का गैप भी जरा समझ लेंगे तो कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी हमारी। दूसरा सवाल,
इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एक डिसिप्लिन है बकायदा, यानी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है ये क्या कवर करती है, जरा देखते हैं क्या कवर करती है बच्चों। जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या? कि ये कवर करती है कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स, कि डिफरेंट कल्चर और सोशल ग्रुप्स का जो आपस में कम्युनिकेशन है उसे कवर करती है। एंड हाउ कल्चर इफेक्ट कम्युनिकेशन, कल्चर किस तरह इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। तो बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कल्चर इज असेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दो कल्चर्स आर पावरफुल, बेशक कल्चर जो है पावरफुल होते हैं, दे आर ऑफन अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसिंग कॉन्फ्लिक्ट, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन imperceptible ways. This is regarded जी शाबाश। सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपके ख्याल में? तो बच्चे बी ऑप्शन ले रहे हैं, और बी ऑप्शन क्या कहता है? बी ऑप्शन कहता है कल्चर आर मोर देन लैंग्वेज, ड्रेस एंड फूड कस्टम। कल्चर ज्यादा है आपकी जुबान से, लिबास से और फूड से, चूंकि इसमें वैल्यूज भी आती हैं, इसके अंदर रिलीजन भी आता है, इसके अंदर आपके जो है इलाकाई मौसमियाती ड्रेसेस भी आते हैं बेशक। तो लिहाजा कल्चर इज नॉट मोर देन ए लैंग्वेज, ये तो आप बहुत महदूद कर दिया। कल्चर आर नथिंग बट लैंग्वेज ड्रेस, से ये भी गलत कर दिया आपने। बी ऑप्शन सही है, कल्चर जुबान, लिबास और फूड से बहुत आगे की बातें। तो बच्चों यहां तक बात समझ आ गई आपको? जी शाबाश बच्चों, तो यहां तक बात बच्चों को समझ आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिसर्च प्रूव दैट द डिफरेंस इन वैल्यूज एंड नॉर्म्स लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो रिसर्च कहती है कि डिफरेंस ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो कहता है एक्सपर्ट हैव रिसर्च हाउ पीपल वेरियस कल्चर एथनिक बैकग्राउंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। कहता है सिंस देयर आर इनहेरेंट डिफरेंसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज, द रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग टू द सिचुएशन, के इसमें ये रिस्क रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लैंग्वेज का फर्क है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। क्या हो जाए? मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। तस्वीर थोड़ी छोटी कर दी क्योंकि वो सेंटेंस को छुपा रही थी, दैट इज व्हाई आई हैव पुटन डाउन द पिक्चर इन अ स्मॉलर वे। तो पहली बात ये है कि रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग टेंड टू रादर हाई इंटरकल्चरल सिचुएशन। तो हाई इंटरकल्चरल सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट राइज कर सकता है। लेकिन अभी तक जितनी भी बातें हमने की, मुझे तो सिर्फ 3 बातें याद है। पहली बात मुझे याद है कि कल्चर जो है वो यूनिक वे है जो एक ग्रुप के लोगों को दूसरे से मुख्तलिफ करता है। दूसरी बात जो मुझे समझ आई है कि एक कल्चर के लोगों का बातचीत करना बड़ा आसान है और दूसरे कल्चर के लोगों का कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है। और तीसरी बात मुझे जो समझ आई है कि ये कल्चरल डिफरेंसेस से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये 3 बातें अभी तक इस लेक्चर में, और तो कोई नई बात नहीं हुई। क्या ख्याल है? आप इत्तफाक नहीं करेंगे कि 3 ही बातें अभी तक सीखी हैं? पहली बात ये सीखी है कि कल्चर जो है वो लोगों का इज्तमाई कलेक्टिव सोचने का अंदाज है या कलेक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग है। दूसरी बात ये है कि कल्चर सेम हो तो बात करनी आसान है, कल्चर मुख्तलिफ हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बस यही बातें सीखी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको आज इसकी इतनी ज़रूरत क्या है? तो छठा हेडिंग बताता है कि आज इसकी ज़रूरत क्या है। असल में आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है। वर्ल्ड हैज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। मुख्तलिफ मुआशरों के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं,
दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है। और ऐसी सूरत में आप देखते हैं कि एक जगह पर अरबी भी है, ठीक है जी, एक जगह पर जो है आप देखिए ये अरब के लोग हैं, दूसरी जगह आप देखते हैं तो ये श्रीलंका के लोग हैं, फिर वहाँ पे अगर आप ये देखते हैं तो ये पाकिस्तानी लोग हैं, यानी मुख्तलिफ लोग जो हैं वहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए ये फिर ये ओमान से हैं, तो ये इतना फ़र्क है। तो लिहाजा दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, तो भैया एक दूसरे की नॉर्म्स को समझना ज़रूरी है। और जो बड़े बड़े शहर हैं अगर आप देखते हैं, जैसे कि आपका दुबई है, तो बिग सिटीज़ आर मोर डाइवर्स इन कल्चर। आप म्यूजियम की सैर करने जाए, आपको बेशुमार चाइनीज मिलेंगे लाहौर में, अच्छा आपको गोरे मिलेंगे। अच्छा, तो अब इसकी क्या वजह है कि देखिए जो जितने ग्लोबल सिटी हैं, कराची है, लाहौर है, दुबई है, अपना मेलबर्न है, या फ्रांस है, या न्यूयॉर्क है, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डाइवर्स कल्चर मिलेगा, एक जैसा कल्चर नहीं मिलेगा। जैसे ये देखिए कि सामने खाना पड़ा हुआ है, खा कौन रहा है, एक एशियन है, हमारे भाई हैं, ये अरब इमारात से हैं, और सामने जो है ये इन्होंने दावत में मदऊ किया हुआ है लोगों को, तो ये विलियम बैठा हुआ है, ये विलियम मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसके साथ आप देखेंगे तो जनाब आप जो है ये मैरी बैठी हुई है, ये मैरी इसकी पुप्पो लगती है, नहीं मैरी इसकी बहन लगती है, अच्छा नहीं। तो आप देखेंगे ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे हुए हैं और खा कह रहे हैं बिरयानी, वाह वाह क्या बात, मुर्ग पुलाव, चिकन पुलाव सॉरी। तो यू कैन सी डैट के ये लोग जो हैं डाइवर्स कल्चर है। तो आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में डिफरेंट रेसिस के लोग हैं, डिफरेंट अकायद के लोग हैं, डिफरेंट एथेंटिसिटी के लोग हैं, और नेशनल बैकग्राउंड के एतबार से मुख्तलिफ है। लिहाजा कल्चर को सीखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो एक मुल्क है, अगर एक मुल्क भी है तो वहां पे भी कल्चर एक जैसा नहीं है। ये हमारा पाकिस्तानी मुल्क है कि देखिए डिफरेंट कल्चर इन योर ओन कंट्री, आपके अपने कंट्री में फर्क है कल्चर। तो बिसाइड द कम्युनिकेटिंग विद पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज यू विल कम्युनिकेट विद अ पीपल इन योर ओन कंट्री बिहेविंग हैविंग डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। उनकी डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिस्टिंक्ट ग्रुप हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उसके अंदर भी सब कल्चर है। मसलन पंजाब का कल्चर अगर मैं देखता हूं तो बहुत ज्यादा बटा हुआ है। पंजाब का कल्चर 3 हिस्सों में बटा हुआ है इस वक्त। एक सेंट्रल पंजाब का कल्चर है जो फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट इस साइड पे प्रिवेल करता है, और एक कल्चर है जो केपीके के साथ जाके इलाका लगता है, और वहां पे जो है आपको देखेंगे जो पोठोहार रीजन है, पोठोहार रीजन। तो आप देखेंगे पोठोहार रीजन जो है वहां पे जहां से अताउल्ला खान है, मियाँ वाली, तो वहां पे आपको जो है वो कल्चर जो नजर आएगा पंजाब का, उसके अंदर बाकायदा पख्तून कल्चर मिक्स होगा। फिर दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो आप बहावलपुर से आगे निकलेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे कि हमारे पंजाबी कल्चर में सिंधी कल्चर का टच आना शुरू। तो इसलिए कल्चर के अंदर सब कल्चर होते हैं, यानी एक कल्चर डोमिनेंट होने के बावजूद नीचे के कल्चर और हो जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि एक तो भाई मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ, एक बड़े शहर में मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अपने मुल्क के कल्चर भी आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब आ जाते हैं आप यहाँ पे आके एक हिस्सा मुकम्मल हो जाता है लेक्चर का, जहां तक हमने ये सीखा है कि आज का दौर ऐसा है कि दुनिया सारी ने ग्लोबल विलेज बनना है, और हम ये जानते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग एक तरह से प्रोग्राम हुए होते हैं। अगर वो कम्युनिकेट करना चाहें तो उन्हें मुश्किलात आएंगी, और अगर उन मुश्किलात को हल करना है तो हमें दूसरे के कल्चर की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो इस मैसेज को यहाँ तक जब लाते हैं तो लेक्चर का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो डायमेंशंस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस आ जाती हैं, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे